ऑडियो बुक वांग्मय 35 समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान। चैप्टर 1 पार्ट 35 अंग कोरवाट जिसे अंधविश्वास व पलायन ले डूबा। वे फ्रांसीसी साम्राज्यवादियों के दिन थे। उन्होंने अपनी सेना और सामर्थ्य भरपूर बढ़ाई। पूर्व के राष्ट्र उन्हें बेधने में सरल और प्रतिरोध रहित लगे, इसलिए अपना साम्राज्य उन्होंने उसी दिशा में बढ़ाया। वे अपने देश से लेकर इंडोनेशिया द्वीप समूह तक बढ़ते ही चले गए। इसमें उन्हें नाम मात्र की क्षति उठानी पड़ी। लूट में मिले माल से उन्होंने न केवल आक्रमणों का खर्च निकाला, वरन आक्रांत देशों की संपन्नता और प्रकृति संपदा को बड़ी मात्रा में खींचते रहे। यह शोषण और आधिपत्य शताब्दियों तक चला। इसी बीच प्रकृति संपदा का सर्वेक्षण करते हुए फ्रांसीसी सैनिक एक ऐसे घने जंगल में जा पहुंचे जिसमें देवताओं द्वारा बनाया गया एक नगर खोज निकाला। उसका विस्तार, शिल्प, सौंदर्य हर दृष्टि से भव्य था, पर उसे कंटीली झाड़ियों और जंगली पेड़ों ने अपने अधिकार में कर लिया था। सघनता इतनी थी कि पास पड़ोस के देशवासियों तक को उसके संबंध में कोई जानकारी तक न थी। फ्रांसीसियों ने सन 1860 में इसे खोजा और प्रकृति विज्ञानी हेनरी लेकाम्ते के तत्वावधान में साफ सुथरा बनाया। झाड़ियों को काटा, कचरे को हटाया और टूट फूट को ठीक कराया। जब वह निखरा तो प्रतीत हुआ कि वह खंडहर अर्ध जीवित स्थिति में मौजूद था। जितना टूटा फूटा था उससे अधिक वह प्रौढ़ स्थिति में उस प्रकार स्थिर था मानो अभी हजारों वर्ष जीवित रहने की अरमान उसके मन में है। राजप्रसाद एवं दिवंगत शासकों के स्मारक तो भव्य थे ही। 10 लाख लोगों के अच्छी स्थिति में रह सकने योग्य अच्छे खासे मकान उस क्षेत्र में बने हुए थे। इर्द गिर्द का इलाका खोजने पर पता चला कि वहां कभी मीठे पानी की नहरें बहती थी। सिंचाई के अच्छे खासे साधन थे और वहां के किसान बढ़िया चावल की 3-3 फसलें साल भर में काटते थे। बड़े तालाबों में मछलियां पाली और पकड़ी जाती थी। इस प्रकार उस क्षेत्र में खाद्य का अभाव न था, कारीगरों की भी कमी न थी। उस प्रदेश में प्रायः सभी जगह बौद्ध संस्कृति छाई हुई थी। ऐसे बौद्ध संस्कृति जिस पर कि देववाद और ब्राह्मणवाद की भी गहरी छाप थी। इस प्रभु सत्ता संपन्न क्षेत्र के खंडहरों की बनावट में वे सारे साधन थे जो किसी प्रभु सत्ता संपन्न राज्य में होने चाहिए। लगता है भवन निर्माण कला का उन दिनों तक अच्छा विकास हो चुका था। उस राज्य के शासकों ने दूर दूर से कलाकार इस भव्य संरचना के लिए बुलाए होंगे अथवा अपने शिल्पियों को किन्हीं विकसित सभ्यता वाले देशों में भेजकर प्रशिक्षित
कराया होगा। पत्थर, लकड़ी और तांबे जैसी धातुओं पर अंकित वास्तुशिल्प ऐसा है जिसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाना पड़ता है। जिनने भी इन पुरातन सभ्यता की नई खोज का पता पाया वे सभी उसे देखने दौड़ पड़े, पर आश्चर्य एक बात पर ही करते रहे कि इतना सुविधा संपन्न साम्राज्य आबादी से पूर्णतया खाली कैसे हो गया। आक्रमणकारियों की तोड़ फोड़, कत्लेआम, लूट, महामारी जैसे कोई ऐसे चिन्ह भी नहीं पाए गए जो आतंक बनकर आए हों और उस क्षेत्र के शासकों और जनसाधारण को वह क्षेत्र खाली कर देने के लिए विवश किए हों। पुरातत्ववेताओं ने वहां उपलब्ध वस्तुओं के सहारे यह धारणा निश्चित की है कि वहां पुरातन काल में एक सुविकसित सभ्यता थी जिसे खमेर सभ्यता कहा जाता था। उसके सदस्य मंगोलियन नस्ल के थे। कहा जाता है कि यह हिंद, चीन, इंडो चाइना के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र भारतीय और चीनी नस्ल के सम्मिश्रण से बना था। भारत से कौंडिन्य नामक प्रतापी धर्मोपदेशक वहां गए थे। उन्होंने अपनी विद्वता, सुंदरता और कुशलता से वहां की रानी को मोह लिया और दोनों का विवाह हो गया। यह हिंद और चीन का सम्मिश्रण हर क्षेत्र पर छा गया और समीपवर्ती छोटे बड़े देशों में भी वह लहर संव्याप्त हो गई। भारत और चीन के संगम का यह क्षेत्र साक्षी है। बर्मा से लेकर इंडोनेशिया तक भारतीय सभ्यता की गहरी छाप पाई जाती है। आकृति और प्रकृति में भी चीनीपन भी विद्यमान है। दक्षिण पूर्व एशिया पर खमेर जाति ने प्रायः 500 वर्ष की लंबी अवधि तक अपना आधिपत्य जमाए रखा और प्रगतिशीलता के हर क्षेत्र में आशातीत पराक्रम कर दिखाया। खमेर लोग ही थे जिन्होंने उस समूचे क्षेत्र में नया उत्साह जगाया और समृद्धि का भंडार भरा। उनकी राजधानी अथवा सूत्र संचालक सत्ता वही थी जिसे अंगकोर वाट या अंकोर के नाम से जाना जाता है और जहां मूल निवासियों में से एक भी दृष्टिगोचर नहीं होता। यह संसार का अनुपम ध्वंसावशेष है। इसमें देखने और जानने योग्य बहुत कुछ है। समयानुसार फ्रांसीसी अपने देश लौटने के लिए विवश हो गए, पर उन्होंने उस ध्वंसावशेष को जिस प्रकार खोजा और संजोया उसका स्मरण सदा किया जाता रहेगा। इस दार्शनिक स्थान की अब राष्ट्र संघ के कला विभाग द्वारा देखरेख होती है और पर्यटकों के लिए सप्ताह में 2 दिन एक छोटे विमान की उड़ान होती है। सुरक्षा की दृष्टि से समीपवर्ती क्षेत्र में जनजातियों के कुछ लोगों को वहां बसा भी दिया गया है। इस देखने वाले हर व्यक्ति के मन में यह उत्कंठा बार बार उठती है कि ऐसा भव्य क्षेत्र सर्वथा जन शून्य कैसे हो गया। इतिहास की कड़ियां जोड़ने वालों ने उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर कहा है कि अंगकोर का अंतिम शासक यशोवर्मन विलासिता में डूबा तो प्रजा की देखभाल और सुविधाओं में कमी पड़ी। विद्रोह को दबाने के लिए उसने अपने आप को शिव का अवतार कहना शुरू किया और अपने एजेंटों द्वारा
जनता के मन में यह छाप गहराई तक बिठाई ताकि श्रद्धा के वशीभूत होकर कोई उसकी आलोचना न करें, उंगली न उठाएं और जैसे भी रखा जा रहा है उसी प्रकार रहें। जनता तो मान गई, पर इस कमजोरी को भांपकर दूरवर्ती आक्रामक कबीले चढ़ दौड़ने के लिए आतुर हो उठे। उनके कई हमले हुए जिसमें राजा हर बार हारा और प्रजा को बार बार लूटना पड़ा। इसी बीच जनता के मन में यह विचार फैलाया गया कि कोई शक्तिशाली दैत्य ऐसा प्रकटा है जिसके आगे शिव जी का भी कुछ वश नहीं चलता। राजा बचे खुचे वैभव को लेकर किसी अविज्ञात सुरक्षित स्थान को चला गया। प्रजा अनाथ रह गई, उसका मनोबल टूट गया। पुनः संगठित होकर आक्रमणकारियों से जूझने और अपना अस्तित्व बचाने के स्थान पर हर नागरिक को यही सुझाया कि जो रास्ता उसके आराध्य ने अपनाया है वही उनके लिए भी श्रेयस्कर है। भगदड़ मची और जिसने जहां सोचा समझा वह वहां भाग गया। इस बिखराव में खमेर सभ्यता का भी अस्तित्व न रहा। वे भगोड़े जहां भी बसे वहां की प्रथा परंपरा में घुल गए। इस प्रकार मनोबल का टूट जाना एवं अंधविश्वास का दल दल खमेर जाति को खा गया और सुविकसित अंगकोरवाट मात्र दर्शकों का कौतूहल खंडहर बनकर रह गया। यह खंडहर साक्षात प्रमाण है कि अंधविश्वास किस तरह एक सुविकसित सभ्यता को नष्ट कर देता है। पाठ 35 समाप्त।